आज प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ ने मुझे आमंत्रित किया। मुझे बोलने की दावत देके मेरी इज्जत अफजाई की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। इस बात का मुझे बहुत हर्ष है, गर्व है कि यह मेरा किसी भी प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजन में बोलने का पहला अवसर है। प्रेमचंद जयंती तो बहुत वर्ष से आती जाती रहती है। मेरा ख्याल है 20-25 वर्ष से मैं किसी न किसी प्रकार की प्रेमचंद जयंती में शामिल होता रहा हूँ। मुझे तो बल्कि 1980 का अवसर याद आता है। यहाँ साहित्य अकेडमी के बगल में फिकी ऑडिटोरियम में साहित्य अकेडमी का बड़ा भारी जलसा हुआ था प्रेमचंद शताब्दी के अवसर पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रगतिशील लेखक संघ के किसी आयोजन में इस प्रकार के मेरा पहला मौका है। मैं 4-5 साल पहले लमही में भी एक आयोजन हुआ था, इसी दिन वहां बोला था। जामिया मिलिया में वार्षिक व्याख्यान माला है प्रेमचंद के नाम पर, वहां भी बोल चुका हूँ। लेकिन इसकी बात ही अलग है। मैंने अपना विषय चुना है अनुवादक प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में कुछ लीक सी बन गई है, खासकर अध्यापकीय और शोध छात्रीय कुछ प्रकार के विषय उठाए जाते हैं और उन्हीं पर बार बार गवेषणा होती रहती है। ये शायद नहीं होती हो और भी विषय होते हों, नारी चेतना, दलित चेतना, किसान संघर्ष इत्यादि। उस सबसे हटकर मैंने एक विषय लिया है और इसके अनेक कारण हैं। ये न सोचा जाए कि प्रेमचंद ने एक ही आध पुस्तकों का कभी कभार अनुवाद कर दिया हो तो कर दिया हो। प्रेमचंद ने जो अनुवाद किए वो जीवन भर किए। उनके मौलिक लेखन के साथ साथ समांतर चलते रहे और उनका भी अपना अलग महत्व है। अनुवादक प्रेमचंद के साथ साथ एक और भी उनका पक्ष है जिस पर आज मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उसका उल्लेख आवश्यक है। उस बात का उल्लेख आवश्यक है और वह उल्लेख ये है कि एक अनूदित प्रेमचंद भी है। प्रेमचंद के अपने लेखन के अनुवाद अन्य भाषाओं में कितने हुए और किस प्रकार से हुए, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी करूंगा। आज अगर समय रहा, थोड़ा देर से शुरू हो रहा है, देखता हूं। जहां तक प्रेमचंद के अनुवादक के रूप का महत्व है, ये साहित्य में अनुवाद का भी जो महत्व है सामान्य रूप से उससे जुड़ा हुआ है। अनुवाद लोग क्यों करते हैं? हम पाएंगे कि बड़ा से बड़ा लेखक भी प्रायः अनुवाद करता है। अपने जीवन काल में प्रेमचंद तो लगातार करते रहे, लेकिन ऐसे और भी अनेक लेखक निकल आएंगे जो अपने अपने जीवन अपने लेखन जीवन की प्राथमिक अवस्था में, शुरू में जब वो युवा होते हैं, तो अनुवाद इसलिए भी करते हैं कि वो साहित्य साधना का पहला चरण है। जैसे अपनी कलम मांझ रहे हो। और उसके अलावा अनुवाद का एक और अभिप्राय कभी कभी ये होता है कि उससे शुरू में जीविकोपार्जन में कुछ सहायता मिलती है, कुछ पैसा आता रहता है। इसके दो बड़े उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक थे सादत हसन मंटो, उन्होंने शुरू में बहुत अनुवाद किए, और एक थे निर्मल वर्मा, उन्होंने 13 अलग अलग पुस्तकों के अनुवाद किए जो अभी हाल में दोबारा एक ही साथ छपे हैं। पहले तो अलग अलग छपते रहे थे, अब एक ही साथ 13 पुस्तकें छपी। 13 बहुत होती हैं। अगर दो दो पृष्ठ की भी मानी जाए तो 250 पेज हो जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रेमचंद ने 1901 या 1903 के आसपास लिखना शुरू किया। उर्दू में लिखते थे। शुरू में जमाना नाम की पत्रिका, जो उनके परम मित्र दया नारायण निगम निकालते थे कानपुर से, उसमें वो बराबर कुछ भेजते रहते थे और कभी कुछ मौलिक होता था, कभी आलोचनात्मक होता था, कभी कुछ अनुवाद होता था। अनुवाद, जैसा मैंने कहा, कि जीवन भर उनके साथ रहा
और यह मैं क्या करूंगा कि अनुवाद के जो मैंने बताया, जीविकोपार्जन एक होता है प्राथमिक साहित्य साधना, लेकिन इन दोनों में जो छनकर आता है लेखक के पास, वो और बड़े लेखकों का महत्व उस तक पहुंचता है, उनकी भाषा शैली पहुंचती है, उसको उनका हर एक शब्द दोबारा लिखना होता है और इसका कहीं गहरे असर होता ही होता है, चाहे इस अर्थ में कि वैसा मैं नहीं लिखूंगा और चाहे इस अर्थ में कि हाँ मुझे भी कुछ इसी प्रकार का लिखना है। अनुवाद अन्य कारणों से भी हो सकता है, कई लोग अनुवाद को काम ही नहीं मानते हैं या काम करने लायक काम नहीं मानते हैं, धारणा अब तक चली आ रही है, और कुछ लोग जिनको कुछ और नहीं करना है वो अनुवाद करते हैं और इस प्रकार से अनुवाद करते हैं कि जैसे समय काट रहे हो। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। प्रेमचंद के गोदान में शुरू में ही राय साहब का जो बड़ा भारी कुनबा है जिसको वो पालते हैं, उसमें उनके तरह तरह के रिश्तेदार हैं जो उनकी शरण आए हुए हैं और उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं, और उनमें एक सज्जन है जो रामचरितमानस को, तुलसी की रामचरितमानस का फारसी में तर्जुमा कर रहे हैं। अब इससे किसका भला होगा ये नहीं सोच रहे हैं, उनको फारसी आती है, उनको अवधी आती है, तो वो कर रहे हैं। प्रेमचंद में आप पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद का सभी अनुवाद का प्रयास जो है उसका कुछ न कुछ प्रयोजन है और स्पष्ट दिखता है। प्रेमचंद के जो पुस्तकाकार अनुवाद हैं उनकी मैं बात करता हूं। जैसा मैंने कहा कि जमाना पत्रिका में और पत्रिकाओं में भी शायद वो अनुवाद भेजते रहते थे और वो अनुवाद छपते रहते थे। उनकी गवेषणा अभी बाकी है, विधिवत उसकी सूची भी नहीं मिलती। अमृत राय की जीवनी में, मदन गोपाल की जीवनी में और भी जो शोध हुआ है, शायद कमल किशोर गोयनका ने कुछ और ढूंढ के निकाला होगा, लेकिन मेरा ख्याल है अधिक उन्होंने भी नहीं किया है इस क्षेत्र में। बाकी क्षेत्रों में तो बहुत किया है उन्होंने। तो प्रेमचंद ने जो अनुवाद छापे अनेक लेखकों के अपने जीवन के पहले 15 वर्षों में, उनकी सूची अभी मिलती नहीं है। वो काम अभी हो सकता है, लेकिन जो बड़े लेखकों के अनुवाद शुरू हुए, वो एक शबे तार नाम से उन्होंने अनुवाद किया। मॉरिस मेटरलिंक नाम के एक लेखक थे, बेल्जियम के, अधिकतर नाटककार थे। उनको 1911 में नोबेल प्राइज मिला था, टैगोर के भी पहले। तो उनका द साइटलेस या द ब्लाइंड नाम से एक नाटक है, उसका प्रेमचंद ने अनुवाद किया शबे तार नाम से उर्दू में। तब वो अधिकतर उर्दू में लिखते थे, जो जमाना में धारावाहिक छपा। पुस्तक इनकी मरणोपरांत छपी, प्रेमचंद के मरने के बहुत दिन बाद, मेरे ख्याल 1962 में, जब अमृत राय ने बहुत सारी सामग्री छापी अपनी जीवनी के साथ, उसी में शायद ये पहली बार छपी। मॉरिस मेटरलिंक का अनुवाद प्रेमचंद ने अनेक कारणों से किया होगा, जिसमें एक कारण बहुत स्पष्ट है कि मेटरलिंक को नोबेल प्राइज मिला था, इसी से उनकी महत्ता सिद्ध होती है। लेकिन पहला अनुवाद जो मुझे प्रिय है वो है सुखदास नाम से, और वो 1921 में छपा था। पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं, ये है मेरे पास जो उसकी प्रति है, सुखदास। पतली सी किताब है। ये इंग्लैंड की नॉवेलिस्ट जॉर्ज एलियट का एक उपन्यास है, 1860-61 का लिखा हुआ। और इसके अनुवाद करने का कारण एक ही हो सकता है कि ये प्रेमचंद को बहुत प्रिय था। इन सब अनुवादों की विस्तृत पाठात्मक गवेषणा तो भाषण में नहीं हो सकती, वो तो लिख के ही हो सकती है, और हर एक अनुवाद पर एक एक लेख अलग बन सकता है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि प्रेमचंद ने अनुवाद क्यों किया और किस तरह किया, इसका थोड़ा सा परिचय उनके अपने शब्दों में आपके सामने पढ़ता हूं। प्रेमचंद ने अपनी भूमिका में लिखा, साइलस मार्नर, सुखदास जो उन्होंने शीर्षक रखा वो अंग्रेजी का शीर्षक है साइलस मार्नर, वो भी नाम ही है सुखदास की तरह। साइलस मार्नर अंग्रेजी का मशहूर उपन्यास है। वह मानव हृदय का एक अनूठा चित्र है। प्रेमचंद ने जो भी कारण दिए हैं
किसी भी पुस्तक का अनुवाद करने के, यह उनके लेखन के प्रियतम कारणों में से माना जा सकता है कि वह इसी तरह का लेखन पसंद करते थे और शायद इसी तरह का लेखन खुद भी करने की चेष्टा करते। लेखक ने भावों की मार्मिकता को ऐसी उत्तम रीति से चरितार्थ किया है कि भाषा के कितने ही विज्ञजनों के विचार में वह अंग्रेजी का सर्वोत्तम उपन्यास है। ये 1920-21 में मानने वाले शायद कुछ लोग अवश्य रहे होंगे, नहीं तो प्रेमचंद यह न कहते। लेकिन मैंने भी 40-50 वर्ष अंग्रेजी पढ़ाई है, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया है 3-4-5-6 अलग अलग विश्वविद्यालयों में, भारत में भी विदेश में भी। और मुझे यह मानने वाला कि साइलस मार्नर अंग्रेजी का सर्वोत्तम उपन्यास है, अभी तक कोई मिला नहीं। लेकिन प्रेमचंद मानते थे इतना ही बहुत है। अनुवाद उन्होंने किस प्रकार किया, यह केवल उसका रूपांतर मात्र है। इसे अंग्रेजी कपड़ों के बदले देशी कपड़े पहना दिए गए हैं। भाव, स्थान, देश, रीति, नीति सब कुछ जातीय रंग से रंग दिए गए। मतलब साइलस मार्नर का नाम सुखदास हो गया है, वो एक गांव में रहता था, उसका नाम मधुबन कर दिया गया है। वो एक दूसरी जगह आ गया, नहीं शहर हाँ था, कस्बे में था, फिर वो जिस गांव में आ गया है वो लालगंज हो गया है। तो साइलस मार्नर और जॉर्ज एलियट को तो इसका भान नहीं था। और इसकी भारतीयता जो है वो जिस प्रकार के भाव चित्रित किए गए हैं उसमें भी है। अधिक समय मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि आगे बढ़ते रहना है। तो इसके बाद जो दूसरा उनका बड़ी पुस्तक आई अनुवादों की, उसका नाम है प्रेम प्रभाकर, और वो 1923 की है। प्रेम प्रभाकर नाम से कुछ स्पष्ट नहीं होता कि है क्या। वो टॉल्स्टॉय की 23 कहानियों का हिंदी में अनुवाद है। कहीं अनुवाद अधिक है, कहीं रूपांतर अधिक है, लेकिन रूपांतर भी कम नहीं है। जैसे टॉल्स्टॉय की एक कहानी है, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। किसी भी आदमी को कितनी जमीन चाहिए होती है, कितनी जमीन की आवश्यकता है। तो वो जो जमीन की आवश्यकता होती है, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, तो उसका अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। इसमें एक शेर है कैफी आजमी का, वो याद आ रहा है इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो कुल मिला के 2 गज जमीन ही चाहिए। टॉल्स्टॉय ने यही दिखलाया है कि उन्होंने एक स्थिति ऐसी पैदा की है जिसमें एक आदमी जितनी जमीन चाहे, जो एक दिन में जितने का राउंड लगा सकता है, वो सब उसकी हो जाएगी। और वो इतना लालची हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा दौड़ भाग के पूरे दिन में सूर्यास्त के पहले इतनी ज्यादा जमीन अपने दायरे में करता है कि फिर हाथ के वहीं गिर पड़ता है और वहीं ढेर हो जाता है। और उसके बाद केवल 2 गज जमीन चाहिए उसको, बाकी जमीन बेकार है। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया, और पता नहीं उनको बाद में भी किसी ने कहा कि नहीं कहा, मेरा तो ध्यान गया कि उन्होंने इस पात्र का नाम रखा जो हिंदू नाम है। तो हिंदू पात्र को तो 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए मरणोपरांत। तो इस प्रकार के जो सांस्कृतिक विरोधाभास अनुवाद में चले आते हैं, अगर आप सतर्क न रहें, वो आपको सभी के अनुवादों में मिलेंगे। प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह से भी अनुवाद किए हैं टॉल्स्टॉय के, और टॉल्स्टॉय के प्रति अपनी आस्था प्रकट की 23 कहानियों के अनुवाद करके प्रेम प्रभाकर नाम से। और टॉल्स्टॉय का उनके जीवन में जो महत्व था, एक प्रकार की श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की अनुवाद के द्वारा। अनुवाद का एक ये भी काम है कि जिस लेखक के प्रति विशेष अनुराग जागे, तो उसे आप अपनी भाषा में लाना चाहें, ये बहुत स्वाभाविक है। आपने तो विदेशी भाषा में पढ़ा,
लेकिन आपकी भाषा में वो सुलभ हो सके वो लेखक, ये आपको लगता है कि मेरा कर्तव्य बन जाता है, ये तो मुझे करना ही करना है, और इसीलिए अनुवाद होता है। और प्रेम प्रभाकर मेरा ख्याल है उस कोटि का अनुवाद। एक और उनका अनुवाद है जो 1923 में ही आया, उसी वर्ष। प्रसंगवश में कह दूं कि उनके जो अनुवाद हैं, 8 पुस्तकें हैं उनकी, शब तार से अगर गिनना शुरू करें तो 5-6 उनके अनुवाद, और जो बड़े साहित्यिक अनुवाद हैं वो 1920 के दशक के शुरू में आए। जैसे सुखदास आया, प्रेम प्रभाकर आया, अहंकार नाम की पुस्तक आई। अहंकार किसका है? देखिए, एक तो हो गई अंग्रेज लेखिका जॉर्ज एलियट, एक हो गए रूस के टॉल्स्टॉय, उसके पहले एक बेल्जियम के मॉरिस मेटरलिंक हो चुके थे। प्रेमचंद कहां कहां जा रहे हैं? प्रेमचंद विश्व साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं, अगर आज के मुहावरे में कहें तो कहां कहां उनको प्रिय लेखक मिल रहे हैं। और जो अगला अनुवाद है उनका अहंकार नाम से, ये मैंने बरसों इकट्ठा किए हैं, इनका अध्ययन किया है, इन पर कई पर लिखा भी है मैंने। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में भी लिखना चाहिए। तो अहंकार जो है ये फ्रांस के लेखक हैं, एनातोल फ्रांस उनका नाम ही है। जो देश का नाम है वही लेखक का नाम है, फ्रांस, या जैसे फ्रेंच लोग कहते हैं फ्रांस। तो एनातोल फ्रांस का नॉवल है ये, थायस नाम से है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसके भी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्रेमचंद ने क्यों इसका अनुवाद किया, भूमिका में क्या कहा इसके बारे में। भूमिका की पहली ही पंक्ति कविता जैसी है जो प्रेमचंद ने लिखी। यूरोप में फ्रांस का सरस साहित्य सर्वोत्तम है। यूरोप में फ्रांस का सरस साहित्य सर्वोत्तम है। जो सा का अनुप्रास शुरू होता है, सा की जो छटा है, फ्रांस का सा, सरस साहित्य सर्वोत्तम। जैसे कि अलंकार से स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं। फिर कहते हैं, ऐसी विलक्षण साहित्यिक कृति को अद्भुत ही कहना उपयुक्त है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीनों ही गुणों का यहाँ ऐसा अनुपम समावेश हो गया है कि एक अंग्रेज समालोचक के शब्दों में यह साहित्यिक अंग विन्यास का आदर्श है। इतनी तारीफ करते हैं प्रेमचंद इसकी, और यही कारण है कि उन्होंने अनुवाद के लिए उठाया होगा इसको। इसी भूमिका में कहते हैं, ये चौथी शताब्दी का उपन्यास है। अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर है इजिप्ट में, समुद्र तट पर, वहां स्थित है। ईसाई धर्म नया नया फैल रहा है, ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो प्रेमचंद कहते हैं भूमिका में कि तब दार्शनिकता की प्रधानता थी, भांति भांति के वादों का जोर शोर था। अब भी है भांति भांति के, लेकिन अब बात फर्क है। भांति भांति के वादों का जोर शोर था। कोई प्रकृतिवादी था, कोई सुखवादी, कोई दुखवादी, कोई विरागवादी, कोई शंकावादी, कोई मायावादी। माया तो हमारे यहाँ होती है ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन वहां भी मायावादी है ऐसा कहते हैं। इसकी कथा क्या है? प्रेमचंद के ही शब्दों में, एक संत के अहंकार, तभी इसका शीर्षक उन्होंने अहंकार रखा है। फ्रेंच में जो इसका शीर्षक है वो नायिका के नाम पर है, थाइस। इसमें नायक के प्रधान गुण पर है अहंकार। एक संत के अहंकार और उसके पतन की ऐसी मार्मिक मीमांसा संसार के साहित्य में न मिली। प्रेमचंद वही ग्रंथ ले रहे हैं जो उनको पूरे संसार के साहित्य में अनुपम लगता हो, उसी को हिंदी में ला रहे हैं। उन्होंने लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऋषियों के गर्भ पतन की कथाएं मिलती हैं, लेकिन यह कथा कैसे फर्क है, यह भी उन्होंने दिखाया है। एक और बात उन्होंने कही है, फ्रांस के उपन्यासकारों में
स्त्री चरित्र की मीमांसा करने का विशेष गुण है। ये दुनिया के सब लोग मानते हैं, अंग्रेज भी मानते हैं। जैसे उनका फ्रांस का उपन्यास है मदाम बोवारी, तो स्त्री चरित्र का चित्रण उससे सुंदर लोग कहते हैं किसी और उपन्यास में हुआ ही नहीं। इसी प्रकार की बात ये फ्रांस के उपन्यास थाइस के बारे में प्रेमचंद कहते हैं। हमने इसका अनुवाद केवल इसीलिए किया है, इसी भूमिका में वो कहते हैं, हमने इसका अनुवाद केवल इसीलिए किया है कि हमें यह पुस्तक सर्वांग सुंदर प्रतीत हुई और हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि इससे सुंदर साहित्य हमने अंग्रेजी में नहीं देखा। अब जब मैंने इस पर लेख लिखा, जो एक विदेशी पत्रिका में छपा, जो जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में छपते हैं लेख, वही पत्रिका मैंने चुनी कि फ्रांस का उपन्यास है। तो इस अनुवाद की चर्चा मैंने इस रूप से की कि इसमें एक पोस्ट कॉलोनियल तत्व भी है, उत्तर उपनिवेशवादी। फ्रांस का साहित्य, सरस साहित्य सर्वोत्तम है और इस प्रकार इस उपन्यास की जोड़ का उन्हें अंग्रेजी में कोई और दूसरा उपन्यास नहीं दिखा। ये प्रेमचंद क्यों कह रहे हैं बार बार? प्रेमचंद यह दिखा रहे हैं इसके माध्यम से कि हम लोग अंग्रेजी के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, हमको अंग्रेजी साहित्य के अलावा कुछ दिखता नहीं था। 1920 के दशक में, उस जमाने में प्रेमचंद कह रहे हैं कि आप नजरें उठा के देखिए तो आपको इंग्लैंड के अलावा और देशों के साहित्य में भी क्या क्या रत्न मिलेंगे। ऐसा मिलेगा जो आपको पूरी अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। तो इसमें उस प्रकार की भावना भी है। इसके पीछे यह कहा जा सकता है, यह मैंने कहा भी है और इसके अनेक संकेत मिलते भी हैं। उसके बाद प्रेमचंद ने एक पुस्तक का अनुवाद किया, इतनी बड़ी पुस्तक का अनुवाद किया और उसको काटा छांटा, उसको संक्षेप में अनुवाद किया उसका। लेकिन तब भी मुझे लगता है ये 1925 का अनुवाद छपा है। 1925 में प्रेमचंद क्या कर रहे थे अनुवाद के अलावा? सोचिए जरा। 1919 में सेवा सदन आ चुका था, फिर एक बहुत ही बड़ा उपन्यास लिख रहे थे जो अनेक आलोचकों के मत में गोदान से कम नहीं है और कुछ आलोचकों के मत में गोदान से भी बढ़कर है। 1936 में गोदान के छपने के एक ही 2 महीने पहले एक साहित्यिक सभा में प्रेमचंद से पूछा गया कि आपका गोदान छपा नहीं था, बाकी सब छप चुका था। उनसे पूछा गया कि आपका अपना सर्वप्रिय उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद ने कहा वो रंगभूमि है। और अनेक ऐसे पाठक हैं प्रेमचंद के जो कहते हैं, जो मानते हैं, मैं भी हूं उनमें, कि रंगभूमि की बात अलग है। रंगभूमि जैसा विशाल फलक, तरह तरह के पात्र, तरह तरह की अंतर कथाएं, तरह तरह के मुद्दे और गांधीवादी आदर्श का इतना बड़ा प्रतीक सूरदास, ये सब एक ही उपन्यास में समाहित करना, ये प्रेमचंद ने इसी उपन्यास में किया है। वो गोदान की टक्कर का ही उपन्यास है, कम नहीं है उससे। तो प्रेमचंद रंगभूमि लिख रहे थे। इन दिनों प्रेमचंद ने उर्दू में रंगभूमि लिखा है चौगाने हस्ती के नाम से। फिर वो हिंदी में पहले छपने की बात हुई तो उसको उन्होंने खुद अनुवाद किया उसका रंगभूमि के नाम से, और वह अनुवाद ठीक नहीं पाया गया। तभी वो 1915 से 1925 के बीच वो धीरे धीरे उर्दू से हिंदी में आ रहे थे। तो उर्दू आ जाती थी, हिंदी उर्दू जैसी हो जाती थी, कुछ शब्द समझ में नहीं आते थे। तो आप देखिए वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं 1924-25 में। वो बनारस में नहीं रह रहे हैं, वो लखनऊ में रह रहे हैं, वो दुलारे लाल भार्गव की नौकरी कर रहे हैं,
वो माधुरी प्रेस में काम कर रहे हैं संपादक के रूप में। और कथाकार तो हैं ही, कहानियां तो लिखते ही रहते हैं, कुछ माधुरी में छपती हैं, कुछ कहीं और छपती हैं, रंगभूमि पर काम चल ही रहा है। इस सब के बीच में अनुवाद कर रहे हैं, समय कहां से मिलता है? तो जब माधुरी में ये बात मैं पूरी कर लूं, उनकी रंगभूमि की जो हिंदी की पांडुलिपि है, उसको उन्हीं के दफ्तर में बैठा हुआ, माधुरी के दफ्तर में बैठा हुआ एक युवक, नव युवक जो उनसे कहीं छोटा है उम्र में, वो उसको शुद्ध कर रहा है, वो उसका संपादन कर रहा है। और ये कौन है? ये है शिव पूजन सहाय। और इस बीच में वहां दंगा हो जाता है लखनऊ में। शिव पूजन सहाय जान बचा के अपने गांव भागते हैं यार। और दुलारे लाल भार्गव को इतनी चिंता है कि इसकी पांडुलिपि गई कहां, इस उपन्यास की। एक होटल के कमरे में रहते थे, ऑफिस में तो है नहीं, उनके कमरे में बंद है या अपने साथ गांव ले गए। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं प्रेमचंद के जीवन में, क्या कहा जाए। खैर, तो इस सब के बीच में प्रेमचंद ने 600 पृष्ठों का, 550-600 पृष्ठों का एक अनुवाद किया। वो अनुवाद है ये पुस्तक, इतनी मोटी, और इसका नाम है आजाद कथा। अगर आप देख पाए, आजाद कथा, ये रतन नाथ सरशार साहब ने उर्दू में लिखा था। 1880-1890 तक पूरा हो रहा था ये। नवल किशोर प्रेस में सरशार साहब काम करते थे, वहीं एक पत्रिका चलाते थे, उसी में एक धारावाहिक लिखते थे जो फसानाए आजाद बना, अनेक खंडों में छपा, मूल में 3000 पृष्ठ हैं। प्रेमचंद जब छोटे थे, बनारस में रहते थे, तो एक पुस्तक विक्रेता के पास बार बार जाते थे और वहीं खड़े खड़े या उससे रात भर को मांग के पुस्तकें लाते थे और उनको पढ़ते थे। और वो जो पुस्तकें थीं, उनमें तिलिस्म होशरुबा था, जो उर्दू के फसाने थे, उर्दू फसाने की जो परंपरा थी, उस प्रकार की पुस्तकें थी। और उसी में फसानाए आजाद था। आजाद नाम के एक इसके जो हीरो हैं, वो उनका नाम ही आजाद है, और बड़ी आजाद तबीयत के आदमी हैं। कभी यहाँ घूमते हैं, कभी वहां घूमते हैं। पहले लखनऊ में, लखनऊ का वर्णन करने का तरीका है उनका, जिसे पिकरेस्क नॉवल कहते हैं अंग्रेजी में, कि जो नायक बार बार घूमता ही रहता है और कभी ऐसे चरित्रों से मिलता है, कभी वैसे चरित्रों। केवल नायक जो है वो स्थिर है, बाकी सब बदलता रहता है, परिदृश्य बदलता रहता है, विषय बदलता रहता है, चरित्र बदलते रहते हैं। और उनके साथ चलने वाला एक सहायक जैसा व्यक्ति है, जो सरशार ने डॉन किहोटे, जो फ्रेंच उपन्यास है सर्वांटीज का, उससे लिया है। उनके ऊपर एक और भी प्रभाव है पिकविक पेपर्स का, डिकेंस के पिकविक पेपर्स का, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। खोजी नाम का उनका सहायक है। और उर्दू के आलोचक एक मत हैं कि आजाद का चरित्र चित्रण तो बहुत सुंदर हुआ ही है, खोजी से बढ़कर चरित्र उस प्रकार का पूरे उर्दू साहित्य में नहीं मिलेगा। तो प्रेमचंद रंगभूमि लिख रहे हैं, माधुरी के संपादन में सहायता कर रहे हैं, तरह तरह के और काम कर रहे हैं, और ये भी समय निकाल रहे हैं कि इतनी मोटी पुस्तक का संक्षेप करने के बाद भी 600 पेज का अनुवाद वो छाप सके। और ये इसलिए, न केवल उनको ये पुस्तक बहुत ही अच्छी लगी, इसमें अलग तरह का रस आया, फिर उनको ये भी लगा होगा, मुझे लगता है उनको ये भी लगा होगा कि देखिए, उर्दू और हिंदी में फासला तो हरदम था। जो उर्दू में लिखा गया वो हिंदी का पाठक पढ़ सके, ये हरदम संभव नहीं था। लोग कहते हैं कि कभी उर्दू हिंदी एक थी, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, उसका प्रमाण बहुत कम मिलता है। अमीर खुसरो के जमाने में भी नहीं मिलता। खैर, उसको जाने दीजिए, अभी मैंने अमीर खुसरो पर कुछ लिखा है, वो जाने दीजिए उसको। 1890 के दशक में और 1920 तक
1925 तक तो उर्दू हिंदी एक ही है ये कहने वाले मिट गए थे, बहुत ही कम, और जो कह रहे थे उनका राजनीतिक मंतव्य स्पष्ट था। तो प्रेमचंद के मन में मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात ये रही होगी, फसाना आजाद उनका जिसे कहते हैं चाइल्डहुड फेवरेट, जब वो बचपन में बड़े हो रहे थे, किताबें कीड़े की तरह चाट रहे थे, तब उनका ये प्रिय ग्रंथ था। तो वो कर्ज चुका रहे हैं, अब वो बड़े हो गए हैं, प्रेमचंद व्यस्त हो गए हैं, लेकिन मौका मिला है तो वो कर्ज चुका रहे हैं अपने बचपन का। इसलिए उन्होंने आजाद कथा का अनुवाद किया कि उर्दू का ये बहुत ही बेहतरीन फसाना, इसको उपन्यास पे नहीं मानते लोग, ये उपन्यास के पहले की बात है। अरे हर एक चीज को उपन्यास कहना अपनी गुलामी दिखाना है। ये जो पूरी बहस चली बहुत दिन तक कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है और उर्दू का पहला उपन्यास कौन सा है और मलयालम का कौन सा है, ये बहस थोड़ी औंधी खोपड़ी की बहस है। उसके पहले जो भी है वो हमारा है। अगर आपके पश्चिम के उपन्यास के ढांचे में फिट नहीं हो रहा है तो आपको तकलीफ होनी चाहिए, हमको नहीं तकलीफ होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो अलग परंपराएं रही हैं किस्सा कहानी कहने की। तो वो जो पुरानी परंपरा है उर्दू की, बहुत ही रसीली परंपरा, हास्य विनोद की परंपरा, जिसमें उर्दू का जवाब नहीं है, जिसमें हिंदी क्या कोई भाषा शायद भारत की उर्दू के सामने खड़ी नहीं हो सकती, वो चीज प्रेमचंद, जिनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती थी, हिंदी भी अच्छी आने लगी थी, वो हिंदी में ला रहे। तो इस उपन्यास के या फसाने के हिंदी में अनुवाद करने का सबसे बड़ा मंतव्य मुझे लगता है उनका ये था। तो ये तो 1925 तक की बात हुई, उसके बाद 5-6 साल उन्होंने कोई अनुवाद नहीं किया। उन्होंने निर्मला लिखा, उन्होंने गबन लिखा, उन्होंने कर्मभूमि लिखा, और फिर थोड़ा 3-4 साल का फिर अंतराल हुआ, फिर गोदान पूरा कर पाए, फिर चले गए 56 साल की उम्र में। लेकिन उनके 3 बाद के भी अनुवाद मिलते हैं, और ये अनुवाद, एक और कारण होता है अनुवाद करने का, वो है कि किसी न किसी प्रकार की बाध्यता। कोई मित्र आपसे अनुरोध करे, अभिन्न मित्र हो, जीवन भर का मित्र हो, आप कैसे उसको मना करेंगे? या कोई संस्था आपसे कहे, जिस संस्था में आपकी आस्था है, जैसे 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी नाम की संस्था इलाहाबाद में बनी। ये उसी कारण बनी कि लोगों को लगा कि देखिए हिंदी उर्दू और अलग होती चली जा रही, चाहे भाषागत कारणों से, चाहे सांप्रदायिक कारणों से, चाहे राजनीतिक कारणों से, उनकी फांक बढ़ती चली जा रही। तो कुछ करना बहुत आवश्यक है कि वो दोनों एक ही भाषा के रूप में समन्वित हो सकें, और इसलिए हिंदुस्तानी एकेडमी मिली और बनी इलाहाबाद में, और उसमें सरकार ने भी बहुत पैसा लगाया। हिंदी उर्दू दोनों के लोग, प्रेमचंद उसके जो पहला पहला जलसा हुआ उसमें प्रेमचंद गए थे, बाकायदे उनकी फोटो है, और लोगों की, अभी हिंदुस्तानी एकेडमी का इतिहास छपा है, उसमें सब मिलेगा पूरा ब्यौरा। तो हिंदुस्तानी एकेडमी जब बनाई गई, और देखिए हिंदी उर्दू को मिलाने के प्रयत्न जो भी हुए हैं वो हमारी आदर्शवादिता के कारण हुए हैं, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। आदर्श के सामने यथार्थ भी है। पहले ही अधिवेशन में क्या हुआ कि प्रश्न उठा कि इसका सभापति कौन। इतनी बहस हुई, इतना झगड़ा हुआ कि फिर पाया गया कि इसका एक उर्दू खंड होगा, उसका सभापति एक होगा मौलाना अब्दुल हक, और एक हिंदी खंड अलग शामियाने में बैठेगा और उसके सभापति होंगे गंगानाथ झा। तो हिंदुस्तानी कैसे बनेगी फिर? और प्रेमचंद देख रहे थे क्या किया जाए। प्रेमचंद से किसी ने पूछा हिंदुस्तानी में लिखी गई एक भी किताब का नाम बताइए, और नहीं बता पाए। लेकिन वो प्रेमचंद का विनोद, व्यंग्य विनोद, हास्य तो विख्यात था। उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तानी में लिखी गई किताब पहले से ही मौजूद होती तो इस अकादमी को बनाने की जरूरत क्या थी। ये जवाब दिया। खैर,
तो जब हिंदुस्तानी एकेडमी बनी तो पहला काम ये किया गया कि अंग्रेजी के या अन्य भाषाओं के अनेक ग्रंथ हिंदुस्तानी में अनुवाद करके सामने लाए जाएं, जिससे सिद्ध हो सके कि एक ऐसी भी भाषा है जो दोनों की मिलीजुली जमीन पे खड़ी है, हिंदी उर्दू की, और उसमें आप लिख नहीं सकते तो अनुवाद तो करके दिखाएं। तो प्रेमचंद को भी दी गई एक पुस्तक। गॉल्सवर्दी को तभी नोबेल पुरस्कार मिला था, जॉन गॉल्सवर्दी, 1930 में शायद मिला था, या उसके थोड़े पहले की बात थी। तो उनके 3 नाटकों का अनुवाद प्रेमचंद को दिया गया। प्रेमचंद ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार न करने की संभावना ही नहीं थी। उस संस्था के इतने बड़े समर्थक थे ये, और हिंदी उर्दू के मिलजुल के जो रूप बनता है उसके समर्थक थे, तो मना तो कर ही नहीं सकते थे। अनुवाद का एक और कारण ये हुआ, ले तो लिया उन्होंने, अब व्यस्त बहुत थे, उनके जागरण और हंस दोनों पत्र भी अब चलने लगे थे, तो उन्होंने, और इसका प्रमाण मिलता है, मैं केवल नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण मिलता है। प्रमाण ये है कि उन्होंने एक सज्जन की सहायता ली और कहा कि जो पैसा आएगा तो उसका हिस्सा तुमको भी देंगे। और इन सज्जन का नाम भी हमको पता है, ये थे बाबू हरप्रसाद सक्सेना। उनके बारे में अधिक नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये उनका नाम था। और प्रेमचंद ने लिख के चिट्ठी में कहा कि भाई वो आदमी बड़ी मुश्किल में है, वो जेल में है, तो उसके परिवार की मदद करनी है। और जेल में क्यों रहा होगा, गांधीवादी आंदोलन में रहा होगा। तो यह अनुवाद इस प्रकार हुआ। इसी तरह एक और अनुवाद हुआ, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, उनको दी गई अनुवाद करने को। अनुवाद किया भी उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि फिर किसी के साथ मिलकर ही उन्होंने अनुवाद किया। एक और पुस्तक है अनुवाद की। तो ये जो बाद के अनुवाद हैं, ये सचमुच उनके अनुवाद हैं नहीं, या उन्होंने बस हाथ भर लगाया है, बाद में जांच लिया होगा, एक बार देख उलट पलट लिया होगा, कोई शुद्ध कर दिया होगा। एक और पुस्तक है, अमृत राय ने अपनी प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी, कलम का सिपाही, 1962 में जो छपी। अनुवाद के संदर्भ में मैं उल्लेख कर दूं कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो सुना नहीं, शायद इसका उल्लेख हुआ हो, तो इसका उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहा, अमृत राय ने, 1980 में। और ये पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से छपी 1982 में। वो जो रूस से कागज आता था ना, मोटा वाला चिकना वाला, उस पर छपी सस्ते दाम में 1982 में। तो उन्होंने हमसे कहा कि उनका मैं स्नेह पात्र इसलिए था कि उनके दोनों बेटे मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एक बड़ा वाला मुझसे 1 साल आगे था, छोटा वाला 1 साल पीछे था, तो घर जैसा ही कुछ हो गया था। मुझसे बोले, बेटा एक काम है। हमने कहा बताइए। तो बोले, इस पुस्तक का अनुवाद करना है। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस ने एक दूसरे अनुवादक का नाम सुझाया था जो पार्टी के सदस्य भी थे और कई अनुवाद उनके लिए कर चुके थे, लेकिन अमृत राय ने कहा कि मैं ही करूंगा, और वो मेरे कुछ अनुवाद पहले देख चुके थे, इसलिए शायद उन्होंने कहा। खैर, मेरा जो प्रेमचंद के प्रति विशेष अनुराग जागा, वो उसी पुस्तक का अनुवाद करके जागा। उस पुस्तक का मैंने अनुवाद न किया होता तो तब से मैं लगातार इस प्रकार से प्रेमचंद को पढ़ता न होता और उन पर लिखता न होता। तो उसमें भी अनुवाद है। मैंने प्रसंग शुरू किया था एक कहने से कि अमृत राय की वो पुस्तक अद्भुत है, कलम का सिपाही, लेकिन उसमें भी एक आध भ्रम उत्पन्न करने वाली बातें हैं। जैसे एक ये है कि प्रेमचंद का एक और अनुवाद है, सृष्टि का आरंभ, इस नाम से, जो उनके मरणोपरांत छपा। किया था उन्होंने। सृष्टि का आरंभ किसकी पुस्तक है? उसमें नाम आता है एक वैन लूम का नाम आता है, लेकिन ये वैन लूम की पुस्तक लगी नहीं मुझे। अभी मैंने हाल में इसी भाषण के संदर्भ में उसे देखा तो पुस्तक मुझे लगी नहीं।
ये वैन लूम की पुस्तक है। वैन लूम की पुस्तक एक है, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। ये पुस्तक नहीं है वो। तो कलम का सिपाही में लिखा है कि ये वही पुस्तक है। मैंने जो अपना अनुवाद किया उसमें भी मैंने मक्षिका स्थाने मक्षिका करते हुए यही लिख दिया। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने स्पष्ट हुआ है कि ये तो बर्नार्ड शॉ का एक नाटक है जिसका अनुवाद है। बर्नार्ड शॉ ने बैक टू मेथुसेला नाम से 5 नाटकों के खंड लिखे थे। नाटक ही लिखे थे, खंड क्या, काफी बड़े बड़े हैं। और ये भी डायलॉग के रूप में है, नाटक है। तो ये बर्नार्ड शॉ का अनुवाद है। ये किस कारण से हुआ, किस संदर्भ में हुआ, ये मुझे नहीं पता। ये पता लगाऊंगा जितना पता लग सकता है। मुझे बोलते हुए 46-47 मिनट हो रहे हैं। तो अब मैं इसको 2-3 मिनट में समाप्त करता हूं। और अंत में मैं एक बात कहूंगा जिसका संकेत मैं कर ही चुका हूं, और वो ये है कि प्रेमचंद ने एक और बहुत बड़े लेखक का अनुवाद किया और जिंदगी भर करते रहे, और उसका उसका कोई नाम भी नहीं लेता। लेखक का नाम तो सब लोग लेते हैं, उनके अनुवाद का कोई नाम नहीं लेता। ये लेखक कौन था? ये लेखक स्वयं प्रेमचंद थे। इतनी बड़ी ये रहस्य तो नहीं कहना चाहिए, इतनी बड़ी विडंबना है ये, इतनी बड़ी गुत्थी है ये प्रेमचंद के लेखन की, कि इसको कोई ठीक से सुलझाना ही नहीं चाहता, इधर कोई देखना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि प्रयत्न नहीं हुआ है। जहां कोई नहीं गया है प्रेमचंद के शोध में, वहां कमल किशोर गोयनका अवश्य गए। तो उन्होंने इसमें लिखा, इस पर एक पुस्तक संपादित की है, और ये है कि प्रेमचंद ने जितना भी लिखा वो हिंदी में भी मिलता है, उर्दू में भी मिलता है। कुछ ऐसा भी है जो उन्होंने स्वयं उर्दू से हिंदी में लिखा, हिंदी से उर्दू में कुछ नहीं लिखा। तो उर्दू में शुरू किया था 1903 के आसपास समझिए, और 1914-15 तक केवल उर्दू में लिखा। वो उन्होंने खुद अनुवाद नहीं किया। उसमें 4 छोटे उपन्यास हैं जो अमृत राय ने अनुवाद किए प्रेमचंद के जाने के बाद, और मंगलाचरण नाम की पुस्तक में छापे, क्योंकि उनके शुरू के उपन्यास ये अमृत राय ने किया है। गुप्त धन की कहानियों का अनुवाद अमृत राय ने किया है। लेकिन बाजार हुस्न का सेवा सदन के नाम से कई कहानियों का 1915 और 1925 के बीच में, और चौगाने हस्ती का रंगभूमि के नाम से प्रेमचंद ने किया है। अब इनकी पांडुलिपि तो मिलती नहीं है, लेकिन तब भी कई प्रकार की गवेषणा और शोध हो सकता है इसमें, जो कम हुआ है। थोड़ा मैंने हाथ लगाया था, जैसे उनकी कहानियां हैं, उनके 2 रूप मिलते हैं। हमको पता है किसमें किस भाषा में पहले छपी थी, ये भी पता है कि उन्होंने स्वयं अनुवाद किया है। तब वो कर भी सकते थे, तब इतने व्यस्त नहीं थे, और भाषा सीख रहे थे, भाषा सीखने में मदद भी मिल रही थी। उसमें भाषा की अशुद्धियां भी आती, उसमें भाषा के ऐसे प्रयोग आते हैं जो मान्य नहीं, जो अनुवाद में मिलते हैं। और जो भाषा सीख रहा है, नहीं हिंदी सीख रहे थे, तो वो और भी दिलचस्प हैं। उनको गलती नहीं बड़े लेखक की गलती भी और लोगों की बहुत ही बड़ी रचना से ज्यादा अच्छी होती, उसमें हमारी रुचि ज्यादा जागती। मैंने अंग्रेजी में एक लेख लिखा है, आपने देखा होगा कि एक ही पुस्तक के 2 अनुवाद तो हो सकते हैं। मूल पाठ एक है, 2 लोगों ने कालांतर से या लगभग आसपास ही उसके अनुवाद कर दिए। जैसे प्रेमचंद की बड़ी विडंबना है कि उनके कई उपन्यासों के अब तक अंग्रेजी अनुवाद नहीं आए, और 2-3 उपन्यास है जिनके 2-2 आ गए, उन्हीं का बार बार हो रहा है। गोदान के 2 हैं, निर्मला के 2 हैं, गबन के 2 हैं। तो अब होता है तो होता है, लोग उसी तरफ आकृष्ट होते हैं, कैसे मना किया जाए। सबका अनुवाद हो जाए तो और भी अच्छा हो। मैंने वो जो लेख लिखा उसका मैंने तो 2 अनुवाद तो एक मूल के हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद की आप हालत देखिए कि अनुवाद एक ही हो चाहे, लेकिन मूल 2 हैं।
एक उर्दू में मिलेगा, एक हिंदी में मिलेगा। और किसी भी अनुवादक को तय करना होता है कि वो किधर जाए, उर्दू से ले या हिंदी से ले। जैसे मेरे पास कुछ साल पहले एक पुस्तक आई समीक्षा के लिए, वो पाकिस्तान में छपी थी। वो है सेवा सदन, लेकिन वो सेवा सदन का अनुवाद नहीं है, वो बाजार हुस्न का अनुवाद। पाकिस्तान में हुआ तो उर्दू से हुआ है, वहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा है। और उसमें नायिका का नाम सुमन नहीं है, उसमें नायिका का नाम समन है। समन माने क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन समन इसलिए है कि उर्दू में आप मात्रा नहीं लगाते हैं। तो जिसको समन सुमन शब्द नहीं पता है, पहले से उसका अर्थ नहीं पता है, वो उसको समन पढ़ेगा। अरे बाकी जो गजाधर प्रसाद महाराज जैसे लोगों के नाम है, अरे वो तो उनका आप सोचिए, पूछिए मत कि उनका क्या रूप हो गया है। तो खैर, हाँ, अब समाप्त करता हूं। तो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा जो है लेखक जिसका अनुवाद प्रेमचंद के नाम से चलता रहा है, कि प्रेमचंद उर्दू के भी हैं, हिंदी के भी हैं, लेकिन ये पता नहीं कि मूल कौन सा है, अनुवाद कौन सा है, और किससे फिर बाद में अनुवाद किया जाए, ये उनकी विशेष बुद्धि है। इसको भी हम लोग अनुवाद के रूप में ही देखें और सुलझाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो बताइए। हाँ संध्या जी, प्रश्न तो अभी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रश्न के लिए हम लोग बाद में अलग से जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर दिए जा सकेंगे आपसे संपर्क करके। कोई बात नहीं, प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पता नहीं मुझे उत्तर पता होता है या न पता होता। कोई बात नहीं। इतना इतना विस्तार से और इतना बहुत स्पष्ट तरीके से आज आपने प्रेमचंद के जो रचनाकार व्यक्तित्व है उसके बहुत सारे अनछुए पहलुओं से हमारे सारे साथियों को परिचित कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद की जो दृष्टि है और जिस दौर में वो रचना कर रहे थे, तो आपका जो काम है पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर और ट्रांसलेशन स्टडीज पर, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, वर्ल्ड लेवल का काम है, हम सारे लोग जानते हैं। तो कैसे आपने उन सारी चीज़ों से रिलेट किया प्रेमचंद के साहित्य को, ये हम लोगों के लिए बहुत एक नया अनुभव है। प्रेमचंद को पढ़ने लिखने वालों के लिए ये एक बहुत नया अनुभव है, क्योंकि बहुत सारी अभी तक हम खाली प्रेमचंद को सामान्य तौर पर हिंदी और उर्दू के बीच का पुल कह करके बस काम चला लेते थे। लेकिन आपने एक सच्चाई की तरफ और इशारा किया कि हिंदी और उर्दू के संबंधों को सिर्फ सरलीकृत आदर्शवादिता के सहारे नहीं आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको यथार्थ की जमीन पर ला करके देखना होगा। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपने हम लोगों के सामने रखी, वो है प्रेमचंद ने जो विश्व साहित्य का जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है उनका, और कला के स्तर पर और उनकी जो विषय वस्तु है उसके स्तर पर, और उनसे सबसे अलग जिस उपनिवेशवाद के अरे क्या हुआ? हाँ हाँ, लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान आपका रहा। हम लोग बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो हमारे प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं। और हमारे जितने साथी इस सत्र में हमारे साथ थे, मैं चूंकि लिस्ट नहीं देख पाया हूं, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं उसमें, और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से भी इसमें हमारे बहुत प्रगतिशील लेखक संघ के साथी और दूसरे बड़े रचनाकार भी जुड़े इस आयोजन में। मैं उन सारे लोगों का भी बहुत हृदय से आभार करता हूं, और आदरणीय हरीश जी का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत धन्यवाद, पूरे संघ को धन्यवाद, मुझे मौका मिला। बहुत धन्यवाद आप सबका।